हयात जावेद, ये किताब अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी थी। पार्ट 2। जिस कौम में आम तौर पे तालीम की कदर ना हो, जहाँ हर काम का मदार शख्सियत और ज़ाती अगराज पे हो, जहाँ कौमी तरक्की और कौमी फलाह के नताइज से लोग बेखबर हों, जहाँ अमीर बेपरवाह, दौलतमंद बखील, उल्मा ज़माने की ज़रूरतों से नावाकिफ़ और अवामुन्नास जाहिल और मुफलिस हो, वहाँ एक ऐसा काम जिससे तमाम कौम की भलाई मकसूद हो कोई शख्स नहीं कर सकता, जब तक कि वो सर सैयद की तरह अपने तई उस काम में फ़ना ना कर दे। सर सैयद ने तालिब इल्मों से कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसी पर यकीन करने से हमारी कौम है। अगर तुमने सब कुछ किया और इस पर यकीन ना किया तो तुम हमारी कौम में ना रहोगे। लेकिन बावजूद इस अंदेशे के वो मगरबी तालीम को मुसलमानों के लिए निहायत ज़रूरी और नागुज़ीर जानते थे। सर सैयद को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की ज़्यादा शानदार इमारतें बनाने का ख्याल इस नज़र से भी ज़रूर होना चाहिए था कि आइंदा नस्लों को अपनी कौमी इंस्टीट्यूशन का अजीम शान देखकर इसके कायम रखने का ज़्यादा ख्याल हो। सर सैयद ने हमेशा इस बात से इनकार किया है कि कॉलेज में उनके नाम का कोई कुतबा या निशान खुसूसियत के साथ कायम किया जाए। 1878 से 1898 किया जाता है कि किसी मुल्क ने किसी इल्म में तरक्की नहीं की जब तक वो इल्म खुद उसके मुल्क की ज़बान में ना आ गया। सैयद 30 बरस से, जैसा कि उनकी लाइफ इस बात की शहादत देती है, बराबर कोशिश कर रहे थे कि अंग्रेज़ों और मुसलमानों में दोस्ती पैदा हो और दोनों कौमों को एक दूसरे पर ज़्यादा भरोसा और ज़्यादा एतमाद हो। सर सैयद गदर में यह तमाशा अपनी आँख से देख चुके थे कि कारतूस की मुखालफत, जो बगावत की बुनियाद थी, हिंदुओं से शुरू हुई और मुसलमानों पे थुप गई। साइंटिफिक सोसाइटी के क़याम करने से सर सैयद का असल मकसद ये था कि हिंदू और मुसलमानों और अंग्रेज़ों में मेल जोल और इत्तेहाद को ज़्यादा तरक्की। कॉलेज में गबन हो गया और इसका सदमा सर सैयद को गबन के सबब से जो नुकसान कॉलेज को पहुंचा था, उसके तदारुक की फ़िक्र से भी गाफिल न थे। एक बड़े डॉक्टर ने उनके मुलाहज़े के बाद लोगों से कहा कि गबन का सदमा अगर सर सैयद को ना पहुंचता तो उनके कवि ऐसे उम्दा थे कि 15-20 बरस तक और ज़िंदा रह सकते थे। सर सैयद की ज़बान से कोई शिकायत या अफसोस का कलमा ना सुना होगा। मरने से 2-1.5 महीने पहले उनको चुप लग गई थी, बोलते बहुत कम थे। एक दिन सैयद ज़ैनुल आबिदीन खान ने पूछा कि आप हर वक्त खामोश क्यों रहते हैं? सर सैयद ने कहा, अब वो वक्त करीब है कि हमेशा चुप रहना होगा, इसलिए खामोश रहने की आदत डालता हूँ। सर सैयद मरने से पहले कुरान की आयत बराबर उनकी ज़बान पे जारी रही, हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर। उनका इंतकाल हाजी इस्माइल खान की कोठी में हुआ। वहाँ उन्होंने वफ़ात पाई। दूसरे दिन 5:30 बजे दिन के जनाजा उठाया गया। मदरसतुल उलूम का कुल स्टाफ और तमाम तालिब इल्म, स्टेशन के यूरोपियन और हिंदुस्तानी अफसर और अहलकार, अलीगढ़ के रईस और हर दर्जे के मुसलमान, हिंदू और ईसाई इस कसरत से जनाजे के साथ थे कि गालिबन अलीगढ़ में इस नौइयत का जनाजा किसी ने ना देखा होगा। इस शख्स के मरने पर जिस गैर मामूली तरीक़े से ना सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि गैर कौमों ने, और ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि गैर मुल्कों में भी रंज व अफसोस का इजहार किया गया, उसकी मिसाल मिलना दुश्वार है। सैयद अहमद ख़ान, जो एक दूर अंदेश मुदब्बिर होने की वजह से तालीम का निहायत सरगर्म हामी था, उसके इंतकाल के साथ उस निहायत मुफीद, बराबर और निहायत ज़बरदस्त पॉलिटिकल ताकत का ख़ात्मा हो गया जिसने मौजूदा सदी के आखिर में
हिंदुस्तान की इस्लामी दुनिया को मुहतरिक कर दिया था। सर सैयद ने गदर 57 के बाद सबसे पहले अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों में दोस्ती पैदा करने की कोशिश की और उस वक्त से मरते दम तक वो इसी बात में कोशिश करते रहे कि कलम से, ज़बान से और नसीहत व तंबीह से हाकिम और महकूम के ज़ख्मों पे मरहम लगाएं और उनमें एक मजबूत इत्तेफाक पैदा करें। आज तक कभी किसी ऐसे शख्स से नहीं मिला हूँ जिसने सर सैयद से ज़्यादा शरीफ ज़िंदगी बसर की हो, जो बेगर्ज हो और जो उनसे ज़्यादा सच का हामी और दूसरों की खिदमत पे अपनी तई वफ़ कर देने वाला हो। वजह है कि यहाँ आज हम उसकी मौत पे रोते हैं और अब उस जैसा कोई कहाँ मिलेगा। समझ लीजिए कि ये शख्स जिसको आप रो रहे हैं ये इस कदर मुफलिस था कि ना इसके पास रहने को घर था ना मरने को, लेकिन फिर भी इसने एक दौलत आपके लिए छोड़ दी है। वो आप ही के लिए ये काम छोड़ गया है कि तासुब और जहालत के मुकाबले में शुरफा लड़ाई जारी रखो, अपनी उफ्तादा कौम को उठाओ और मौजूदा फ़राइज़ ज़िंदगी जो कुछ हैं उनसे अपनी कौम की मसालिहत कराओ। इस शख्स ने आपके लिए एक ऐसी मिसाल छोड़ी है कि अगर आपने इसकी पैरवी की तो वो आपके और आपकी औलाद के कब्ज़े में सबसे बड़ी दौलत होगी। सैयद की वफ़ात के बाद लोगों ने ना सिर्फ ज़बानी मदौसाना और मरसिया ख्वानी और नोहा खानी ही पे बस नहीं किया, बल्कि अमली तौर पे इस बात का काफ़ी सबूत दिया कि ये शख्स अपनी रासबाजी और खुलूस से एक आलम के दिल में अपनी अज़मत का नक्श बिठा गया है और अपनी मोहब्बत का बीज बो गया है और कौमी हमदर्दी का इंजेक्शन एक ऐसी मुर्दा दिल कौम को लगा गया है जो सर्द मोरी में ज़रबुल मसल और ना इत्तेफाकी में शौराए आफाक थी। ये तमाम अलामतें इस बात की हैं कि मुसलमान कौमी खिदमत की कदर करने लगे हैं और कौमी हमदर्दी की आग जो सर सैयद के सीने में मौजूद थी उसको वो अपने साथ कब्र में नहीं ले गए, बल्कि उसकी आंच दूर दूर पहुंच गई है और उस एक चिराग से बहुत से चिराग रोशन हो गए हैं। किसी बुजुर्ग का कौल है कि अच्छे दोस्त की मिसाल ऐसी है जैसे गुंजान मेवादार दरख्त की कि जब तक सरसब्ज है उसके साये में राहत मिलती है और उसके फल से लज्जत हासिल होती है, और जब खुश्क हो गया तो अपनी लकड़ी से तरह तरह के फ़ायदे पहुंचाता है। यही मिसाल हमारे हीरो सर सैयद की थी। वो भी मुसलमानों का ऐसा ही दोस्त था। जब तक जिंदा रहा अपने हाथ, ज़बान, कलम, जान और माल से उनकी मदद करता गया और जब मर गया तो अपनी मोहब्बत और अपने काम की अजमत का नक्श लोगों के दिलों में यादगार छोड़ गया था, ताकि उनकी भलाई का काम जो उसने अधूरा छोड़ा है उसको सब मिलकर पूरा करें। सर सैयद को ना बीमारी और ज़ईफ़ी उनके ज़ौक़ और शौक़ को कम करती थी और ना गर्मी या सर्दी की शिद्दत। 40 बरस बराबर उन्होंने मुखालफतें झेली, उनके कुफ्र के लिए बेशुमार फतवे लिखे गए, उनको धैर्य, मुल्हिद, काफिर और दज्जाल सब कुछ कहा गया, उनको बार बार कत्ल की धमकियां दी गईं, कई गुमनाम ख़तों में गालियां लिखकर भेजी गईं, बारों और रिसालों में जहाँ तक हो सका उनकी तौहीन की गई, मगर वो अपनी धुन में इसी तरह लगे रहे और अपना काम उसी ज़ौक़ व शौक़ के साथ करते रहे। बल्कि जिस कदर मुखालफत बढ़ती गई उसी कदर उनका जोश और सरगर्मी ज़्यादा होती गई। लोगों ने उनको बुरा कहा और गालियां देकर इस कदर खुश ना होते होंगे जिस कदर वो बुरा सुनकर और गालियां खा के खुश होते रहे। जवान बेटे की मौत से सर सैयद को सख्त सदमा पहुंचा। 15-20 रोज़ तक कल्ब की हरकत नहायत सुस्त रही और ये सदमा आखिर तक फरामोश ना हुआ। बावजूद ऐसे सख्त सदमे के कोई कौमी काम मुलतवी नहीं किया। लंदन के नामवर अखबार ने लिखा, सर सैयद की वफ़ात के बाद सरकार अंग्रेज़ी और बाशिंदेगान हिंद के ताल्लुकात की कहानी में कोई बाब ऐसा नहीं है जिस पर हम दिल से अपने तई इस कदर मुबारकबाद दे सकें जिस कदर कि सर सैयद अहमद ख़ान की लाइफ पर वो इब्तदा से आखिर दम तक सरकार अंग्रेज़ी के राज का पक्का दोस्त रहा
और जो खिदमतें उसने की उनकी कदर और कीमत का अंदाज़ा करना मुश्किल है। याद रखना चाहिए कि हम इस किताब में एक ऐसे शख्स की खिदमत का जिक्र कर रहे हैं जिसके इख्तियार में अपनी ताकत के मुवाफिक कोशिश और तदबीर करने के सिवा कुछ ना था। ना उनके हाथ में सल्तनत और हुकूमत की बागदौड़ थी कि अपने मुल्क और कौम के वास्ते जो चाहे सो कर गुजरे, और ना मुल्क और कौम के दिल इसके कब्ज़े में थे कि जो नेक सलाह उनको बताएं उससे किसी को इख्तलाफ या इनकार ना हो। हमको सर सैयद की लाइफ में यह निस्बत इसके कि उसकी कोशिशों से मुल्क और कौम को क्या क्या फ़ायदा पहुँचा, ज़्यादातर ये देखना चाहिए कि उसने उनके फ़ायदे के वास्ते क्या क्या कोशिशें की।